गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, विद्यासागर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग साइन टेस्ट नंबर करेंगे 12। टेस्ट नंबर हम लोगों का चलेगा 12। जो स्टूडेंट नए होंगे वो जितने पहले के वीडियो हैं उसको आप लोग देखिए, वो आपके लिए कारगर होगा, आपके एग्जाम में काफ़ी सहायता करेगा। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए ताकि ये सब क्वेश्चन का पीडीएफ आपको मिल जाए, ताकि आप पीडीएफ लेकर के भी प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे हम लोगों के एग्जाम के लिए। तो क्वेश्चन शुरू होता है बाबू हम लोगों का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन है। जी की इकाई क्या होती है? क्वेश्चन है हम लोगों का कि जी का इकाई क्या होता है। तो बाबू हम बता देना चाहेंगे आपको कि जी जो है इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इसे हम लोग यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक के लिए बाबू न्यूटन ने बताया था कि जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है यह जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर होता है। न्यूटन ने बताया कि F फोर्स है, m1 और m2 मास है, r जो है दूरी है। तो अगर हम लोग g की बात करें, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की बात करें, तो ये g क्या होगा? g के लिए क्या लिख सकते हैं? F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 लिख सकते हैं कि नहीं? F का यानी फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। क्लियर। दूरी का क्या है बाबू? मीटर, तो मीटर स्क्वायर। m1 m2 क्या है? मास है, तो पर केजी स्क्वायर। यानी इसी को क्या लिख सकते हैं बाबू? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लिख सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बाबू? समझ में आ रही है बातें? यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट इसी को कहते हैं हम लोग, जी को कहते हैं। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे देखेंगे हम लोग, ऊर्जा की बीमाएं होती है। ऊर्जा की बीमा पूछ रहा है बाबू, ऊर्जा का डायमेंशन पूछ रहा है। तो एनर्जी का जो डायमेंशन होता है बाबू, ऊर्जा का जो बीमा होता है, ऊर्जा का जो बीमा होता है ये वर्क के बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। तो कार्य के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है बाबू? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या है बाबू? mlt इनवर्स 2, और डिस्प्लेसमेंट दूरी होता है तो इसके लिए L लिखेंगे, तो ml2t इनवर्स 2। इस तरह का कोई ऑप्शन दिख रहा है बाबू हम लोगों के ऑप्शन में? देखेंगे ऊर्जा का डायमेंशन कार्य के बराबर होता है। कार्य के लिए हम लोगों ने लिखा mlt, फोर्स के लिए क्या लिखा? mlt इनवर्स 2 इंटू L। तो ये क्या हुआ? L2 हो गया तो L2। तो इस तरह का ऑप्शन हम लोगों का ऑप्शन इज द ए। आंसर क्या होगा बाबू? ए नंबर हम लोगों का आंसर हो जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन हम लोगों का काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस पे फोकस करेंगे हम लोग। बोल रहा है कि एक सेकेंडरी लोलक, सेकेंडरी लोलक या सेकेंडी लोलक इसको बोलते हैं, सेकेंडी लोलक भी बोलते हैं। सेकेंडी लोलक का मतलब हुआ ना बाबू कि इसका जो टाइम पीरियड होता है, सेकेंडी लोलक का जो टाइम पीरियड है, आवर्त काल है, ये 2 सेकेंड का होता है। सेकेंडी लोलक का मतलब हुआ बाबू कि इसका टाइम पीरियड, आवर्त काल जो होता है 2 सेकंड का होता है। तो बोल रहा है कि एक सेकेंडी लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाता है चंद्रमा पर ले जाया जाता है। तो जहां जी का मान पृथ्वी पर के जी के मान का 1/6 भाग है, तो लोलक का आवर्त काल क्या होगा? तो पहले देखेंगे कि हम लोग पृथ्वी पे आवर्त काल क्या रहता है। तो पृथ्वी पर आवर्त काल का फॉर्मूला क्या है बाबू? T = 2 पाई अंडर रूट L/g। ये पृथ्वी पर के लिए है। अब बोल रहा है कि इसको चंद्रमा पे लेकर के जाओ, तो हम लोग चंद्रमा के लिए लिखे T डैश या TM लिख देते हैं, मून। तो चंद्रमा के लिए जो टाइम पीरियड होगा बाबू ये 2 पाई अंडर रूट L/g/6। क्यों? क्योंकि ये दिया है कि वहां पे g का मान क्या है? 1/6 है, तो g/6 हो जाएगा, g/6 होगा वैल्यू। तो अब देखो आगे एक स्टेप, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। 2 पाई अंडर रूट L/g इंटू रूट 6 लिख सकते हैं, इंटू रूट 6, क्योंकि ये नीचे है तो यहां जाके मल्टीप्लाई होगा। तो हमने इसलिए ऐसा किया। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है मेरा बाबू? ये समझो कि ये जो यहां से डाटा आपको दिख रहा है, यहां से यहां, तो ये डाटा आपको कहीं ना कहीं ये है 2 पाई अंडर रूट L/g, ये पूरा का पूरा है कि नहीं? तो जब ये है तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं T अंडर रूट 6
हमने बताया है बाबू कि पृथ्वी पर टी जो है सेकेंडी लोलक जो है इसका आवर्तकाल कितना होता है 2 सेकेंड, यानी इसका वैल्यू टोटल का कितना है 2 सेकेंड। तो जब इसका वैल्यू 2 सेकेंड है तब यहां पे लिख देते हैं कि हम लोगों का मिला निष्कर्ष क्या T√6 यानी 2√6, और ये 2 अंदर में जाएगा तो 2 दूनी का 4 और 4 छका 24, कितना 4 छका 24। तो अप्रोक्स 5 लिख सकते हैं, अप्रोक्स 5 लिख सकते हैं कि नहीं, लगभग 5 सेकेंड √24 को लिख सकते हैं, क्योंकि आंसर तो देना है इसी में से कोई ना कोई। तो हम लोग का बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा 5 सेकेंड हो जाएगा, 5 सेकेंड हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G क्या है? ये क्वेश्चन इतना अच्छा है बाबू, इस क्वेश्चन का जितना तारीफ करेंगे उतना कम है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक G का वैल्यू क्या है? बहुत सारी किताबें इसका आंसर गलत दी है, इस क्वेश्चन का बहुत सारी किताबों में आंसर गलत है। ठीक है, तो सही क्या है इस पे फोकस करेंगे, प्रूफ करेंगे कि सही कैसे है। क्लियर, बहुत सारी किताबें इसका आंसर C दी हुई है, ठीक है, लेकिन आंसर इसका D होगा। बहुत सारे किताबें आंसर क्या है दी है C, लेकिन इसका बेस्ट आंसर क्या है बाबू D। कैसे देखो, F = G m1 m2 अपॉन r²। अगर हम लोग मान लें कि m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, क्लियर, और r भी 1 है, r भी क्या है 1 है। क्लियर, आ रही है बात है समझ में? अगर हमने मान लिया कि m1 भी 1 है, m2 भी 1 है, r भी 1 है, तो m1 का वैल्यू बाबू 1, m2 का वैल्यू बाबू 1, r का वैल्यू बाबू 1, यानी ये जो हम लोग लिख रहे हैं F = G लिख सकते हैं, F = G लिख सकते हैं, F = G लिख सकते हैं, या हम लोग m1 m2 और r तीनों इक्वल कर दे, 2 2 कर दे, 5 5 कर दे, 10 10 कर दे। मतलब ये जब तीनों एक ही होगा, तीनों एक ही यूनिट होगा, एकांक इकाई होगा, तो जो फोर्स है वो G के बराबर होगा, जो फोर्स है वह G के बराबर होगा। यानी F ही क्या है G है, और G ही क्या है F है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बाबू कि एकक दूरी से पृथक प्रत्येक एकक द्रव्यमान वाले पिंडों के बीच का आकर्षण बल। क्या मतलब कि सबका एक एक होना चाहिए, यानी एक ही इकाई सबकी होनी चाहिए। तो बेस्ट आंसर क्या होगा बाबू D होगा कि G फोर्स हो सकता है जब यूनिट मास हो दोनों और यूनिट डिस्टेंस हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। काफी अच्छा क्वेश्चन था बाबू, ढेर सारी किताबें इसका आंसर गलत दी हुई है। ठीक है, चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पे फोकस करते हैं बाबू। प्राथमिक रंग कौन सा है? प्राथमिक रंग न्यूटन ने, या एक त्रिभुज आप लोग पढ़े होंगे कि एक त्रिभुज होता है जो कलर के लिए काफी इजी होता है, रेड ब्लू ग्रीन, रेड ब्लू ग्रीन। इस त्रिभुज के शीर्ष पर जो कोण होते हैं, इस त्रिभुज के शीर्ष पर जो कलर होते हैं, रंग होते हैं, इन्हें बाबू हम लोग बोलते हैं प्राथमिक रंग, लाल हरा नीला। और यहां पे जो कलर बनते हैं बाबू दोनों को मिलाने से, जैसे यहां पर बनेगा मैजेंटा, यहां पर इन दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा सियान, और यहां पे दोनों को मिलाएंगे तो बनेगा पीला। क्या बनेगा बाबू? पीला कलर बनेगा। तो ये जो होते हैं यहां पे जो है बाबू, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कलर, द्वितीयक रंग। क्या कहते हैं बाबू? द्वितीयक रंग, द्वितीयक रंग। ठीक है, तो प्राथमिक रंग और द्वितीयक रंग समझ गए आप लोग कि प्राथमिक रंग त्रिभुज के सिरों पर होगा, और इन दोनों को मिलाने से, यानी प्राथमिक रंग को मिलाने से जो कलर मिलता है उसे हम लोग द्वितीयक रंग कहते हैं। और वैसा रंग जिसको मिलाने से व्हाइट रंग मिल जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं संपूरक रंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? संपूरक रंग। जैसे देखिए अब क्या होगा संपूरक रंग, हम लोग अगर रेड को मिला दे सियान के साथ तो व्हाइट रंग मिलेगा, ब्लू को मिला दे येलो के साथ तो व्हाइट रंग मिलेगा, मैजेंटा को मिला दे ग्रीन के साथ तो फिर हम लोगों को व्हाइट रंग मिलेगा। आ रही है बात समझ में? तो यानी हम लोग कह सकते हैं कि रेड और सियान जो है ये क्या है, रेड और सियान क्या होगा बाबू? संपूरक रंग। ब्लू और येलो क्या होगा? संपूरक रंग। मैजेंटा और ग्रीन क्या होगा? संपूरक रंग। तो संपूरक रंग का मतलब हुआ कि जिन दो रंगों को मिलाने से व्हाइट रंग की प्राप्ति हो जाए उसे संपूरक रंग कहते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू।
क्वेश्चन देखते हैं। पारे का पृष्ठ तनाव पानी की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, ऐसा क्यों होता है? आप लोगों ने सुना होगा बाबू दो बल का नाम। एक बल का नाम है बाबू ससंजक बल, ससंजक बल, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं बाबू कोहेसिव फोर्स। और एक बल का नाम सुने होंगे बाबू आसंजक बल, आसंजक बल, अधेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। क्लियर? कोहेसिव फोर्स, अधेसिव फोर्स। कोहेसिव बर्स जो होता है, कोहेसिव फोर्स, वह एक ही प्रकार के अणु के बीच में काम करता है, एक ही अणुओं के बीच में काम करता है। और यह क्या है कि विभिन्न मॉलिक्यूल्स के बीच में काम करता है, एक ही में जो काम करे। जैसे पानी पानी के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। पानी पानी के बीच में जो फोर्स काम करेगा उसको बोलेंगे कोहेसिव फोर्स। और पानी में हाथ डुबाए तो पानी और हाथ के बीच में जो काम किया फोर्स, अट्रैक्शन फोर्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे बाबू? तो उसको हम लोग बोलेंगे बाबू कि वो है अधेसिव फोर्स। जब एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स अप्लाई करे तो उसको बोलेंगे अधेसिव फोर्स। यानी सिंपल लैंग्वेज में अगर समझने की कोशिश करें, कोहेसिव अधेसिव, तो अधेसिव का मतलब कि जो किसी वस्तु पर ज्यादा चिपकता है वह अधेसिव बहुत है। जैसे गोंद, गोंद अगर हम लोग लगा दे कहीं या उस पर कुछ भी लगाएं तो तुरंत चिपक जाएगा, तो गोंद का हाईली अधेसिव फोर्स होता है। और पारा जो है यह किसी वस्तु में नहीं चिपकता है, पारा जो है किसी वस्तु में नहीं चिपकता है। इसका कारण यही है कि पारे के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स है ये काफी स्ट्रॉन्ग है। और यानी ससंजक बल का मान, ससंजक बल का मान क्या है? बहुत अधिक है, जिसके कारण पारे का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होता है। पारे का पृष्ठ तनाव बहुत अधिक होने का कारण क्या है? क्योंकि ससंजक बल इसका स्ट्रॉन्ग होता है। यानी यहां से कंक्लूजन निकला कि ससंजक बल का मान जिसका अधिक रहेगा उसका पृष्ठ तनाव भी अधिक रहेगा, और ससंजक बल का मान जिसका कम रहेगा उसका पृष्ठ तनाव भी क्या रहेगा? कम रहेगा। क्लियर? चलिए, एम द्रव्यमान वाला कोई कण आर त्रिज्या के वृत्त पर रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है, रैखिक संवेग p के साथ गति कर रहा है। तो बोल रहा है कि उस पर कार्यरत अभिकेंद्र बल क्या होगा? तो अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला होता है बाबू, अभिकेंद्र बल के लिए फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, mv² अपॉन r। लेकिन इसको आंसर किस में चाहिए बाबू? p के फॉर्म में चाहिए। किस में चाहिए? p के फॉर्म में इसको आंसर चाहिए। p यानी संवेग, p बराबर मास इंटू वेलोसिटी, p² बराबर m² v² या mv का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा बात बोलो बाबू। तो इस समीकरण में m से गुणा और m से भागा करने पर, m से गुणा करेंगे और m से भागा करेंगे तो यही कंक्लूजन आएगा क्या? और यहाँ इसके जगह पे p² लिख सकते हैं क्या? बोलो बाबू, लिख सकते हैं। तो यानी हम लोगों का फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या मिला बाबू? अभिकेंद्र बल के लिए p² अपॉन mr, p² अपॉन mr। ये रिलेशन हो गया किसके बीच में? अभिकेंद्र बल और मोमेंटम के बीच में रिलेशन का भी काम करेगा। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, पूछता है कि ये क्या क्वेश्चन पूछेगा हम लोगों से कि अभिकेंद्र बल और संवेग में कौन सा फॉर्मूला रिलेशन को शो कर रहा है? तो सेम आंसर होगा। क्या होगा? सेम आंसर होगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। K2Cr2O7 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? ऑक्सीकरण संख्या के लिए बाबू कुछ चीजें हम लोगों को जाननी होगी, जिसको जानेंगे। पोटेशियम जो है यह क्षारीय धातु है, इसका ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या -2 होता है। क्लियर? और क्रोमियम का निकालना है। तो ऑक्सीडेशन का जो थ्योरी है वो कहता है कि किसी कंपाउंड में सभी ऑक्सीकरण संख्या का योग जो होता है वो 0 होता है। तो हम लोग वही 0 करेंगे। K का 1 होता है तो K2 का क्या हो जाएगा बाबू? 1 × 1 प्लस Cr का x हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऑक्सीजन का -2 हुआ, 7 से मल्टीप्लाई करना होगा बराबर 0, क्योंकि बोलता है थ्योरी कि सब 0 होगा जोड़ने पर। तो 1 + 2x अब -14 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्या लिख सकते हैं बाबू? हम लोग क्या लिख सकते हैं बाबू? बताओ, क्या लिख सकते हैं हम लोग? क्लियर? यहां पे 2 से मल्टीप्लाई है ना जी, K2 है तो 1 × 2
तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2x इक्वल टू 14 में से 2 गया 12, तो x बराबर क्या हुआ बाबू 12/6, यानी कितना 2, कितना हो जाएगा 2, तो 2 छका 12 यानी 6। आंसर क्या होगा बाबू +6। -6 भी दिया हुआ है एग्जाम में, -6 भी आपके ऑप्शन में है, तो फोकस करना पड़ेगा। क्या है, फोकस करना पड़ेगा, बिना किए नहीं होने वाला है। क्लियर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है, क्योंकि जिसका पूछ रहा है उसको x मान लेना है और जिसका जानते हैं उसका वैल्यू रख देना है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि निम्न में से कौन सा अमोनियम कार्बोनेट का सही फार्मूला है, अमोनियम कार्बोनेट का सही रूप को दर्शाता है। क्लियर। अमोनियम कार्बोनेट, अमोनियम NH4 ऐसे देखे होंगे, एगो प्लस रहता है, CO3 कार्बोनेट पर 2 गो माइनस रहता है, तो ये 2 इसके पास आएगा और 1 इसके पास जाएगा, तो क्या बनेगा बाबू NH4 और 2 लिखना है तो होल ट्वाइस 2 और CO3 के साथ तो 1 है, तो ये हो जाएगा फार्मूला। तो इस तरह का ऑप्शन कहाँ है बाबू, तो ऑप्शन हम लोगों को दिख रहा है बी नंबर में दिख रहा है, बी नंबर में दिख रहा है। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का भी फार्मूला, 10 का भी आंसर ढेर सारी किताबों में गलत दिया हुआ है, ढेर सारी किताबों में। ठीक है। चलिए, ग्रीन हाउस प्रभाव में पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना किसके कारण से होता है। देखिए, तो ढेर सारी किताबें आंसर दे रही है ये अल्ट्रावायलेट, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है, एक्स भी गलत है, कॉस्मिक भी गलत है। प्रकाश में जो इंफ्रारेड है, जिसे हम लोग कहते हैं बाबू अवरक्त प्रकाश, क्या कहते हैं इसे, अवरक्त प्रकाश के नाम से हम लोग जानते हैं। अवरक्त प्रकाश इंफ्रारेड रेडिएशन का ये कैरेक्टर होता है कि यह अपनी मार्ग में आने वाली वस्तुओं को गर्म कर देता है। कोई भी वस्तु इसके मार्ग में आ गई उसको गर्म कर देगा, और इसी के कारण पृथ्वी जो है गर्म है। पृथ्वी पे जो गर्मी आती है, हीट आती है, वो आती है अवरक्त किरण से, इंफ्रारेड रेडिएशन से। और वैसी गैसें जिस इस गैस को सोख लेती है, उन गैसों को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। उसी गैस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस। तो ग्रीन हाउस गैस के लिए पृथ्वी के वातावरण का गर्म किसके कारण होता है बाबू, तो इंफ्रारेड के कारण होता है, अवरक्त प्रकाश के कारण होता है। और इसकी खोज किया था हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने, हर्शेल नामक वैज्ञानिक ने इंफ्रारेड रेडिएशन का खोज किया था। क्लियर, इंफ्रारेड रेडिएशन का खोज किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी रहती है, तो विद्युत बल्ब के अंदर बाबू हम लोग भर सकते हैं अक्रिय गैस को, नोबेल गैस को, अक्रिय गैस को, नोबेल गैस को, जिसमें है कौन कौन बाबू, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनन है, रेडन है। इसके अलावा हम लोग नाइट्रोजन भी भर सकते हैं। कोई भी अक्रिय गैस हम लोग विद्युत बल्ब में भर सकते हैं। इसके अलावा एक नाइट्रोजन ही गैस है जिसको भरा जा सकता है। तो दिए गए विकल्प में बाबू कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि होगा नहीं। दिए गए ऑप्शन में कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कि होगा नहीं, वायु होगा नहीं, ऑक्सीजन होगा नहीं, और कुछ दिया नहीं है इनमें से, तो इसलिए नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें कोई नहीं होगा। क्लियर, इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बाबू, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम लोग इनर्ट गैस भर सकते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, रेडन, जेनन, और नहीं तो नाइट्रोजन। दिए गए विकल्प में ऐसा कुछ है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं बाबू, क्या कह रहा है। खानों में अधिकतर धमाके परस्पर किसके मिलने से होते हैं। ये खान कौन सा है भाई, तो खान का मतलब कोयले की खान, कोयले की खान। तो कोयले की खान से बाबू, कोयले की खान से कोयले की चट्टानों में, कोयले की चट्टानों में मीथेन गैस रहती है। कोयले की चट्टानों में मीथेन गैस रहती है। इस मीथेन को आजकल नया नाम दिया गया है बाबू, कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन, कोल बेड मीथेन। झारखंड के रानीगंज से निकाला जा रहा है, झरिया से निकाला जा रहा है। कोल बेड मीथेन का भारत प्रोडक्शन भी कर रहा है। ठीक है, 5वें नंबर पे है शायद। तो कोल बेड मीथेन यानी कोयले की चट्टानों के अंदर में मीथेन गैस रहती है, और ये मीथेन गैस जब निकलती है और ऑक्सीजन के संपर्क में आती है तो इसमें आग पकड़ लेता है और वहीं विस्फोट का कारण होता है। तो हवा के साथ मीथेन, हवा के साथ मीथेन का मिलना ही कोयले की खानों में विस्फोट का कारण है। और इससे बचने के लिए हैम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने,
हैम्फ्री डेवी नामक वैज्ञानिक ने एक लैंप बनाया था जिसे हैम्फ्री डेवी लैंप के नाम से जानते हैं। यह लैंप मीथेन के तुरंत निकलने पे अपने आप जल जाता है, तो मजदूर इसको देख के क्या करेंगे, उससे भाग जाएंगे, तो बच सकते हैं कोयले की खान से। चलिए आगे बढ़े बाबू। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान, ओ ये तो क्वेश्चन आधा है बाबू ठीक है। भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु रिएक्टर नहीं है? परमाणु रिएक्टर नहीं है, ध्यान रखना है। भारत में किस स्थान पर परमाणु रिएक्टर नहीं है, यह हम लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है, कि भारत में किस स्थान पर परमाणु रिएक्टर नहीं है। तो महाराष्ट्र में तारापुर है बाबू, ये सही बात है। कोटा के निकट राणा प्रताप सागर में, कोटा में यानी जिसे रावत भाटा कहते हैं, तो कोटा में कौन है बाबू, रावत भाटा है, तो यहां भी है। गुजरात में जो है बाबू वो काकरा पार जगह पर है, कहां पर, काकरा पार जगह पर है, काकरा पार पर। जामनगर जो है ये तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है, जामनगर तेल रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। और तमिलनाडु में कलपक्कम परमाणु रिएक्टर है। तो आंसर हम लोग का क्या होगा, सी होगा, कि गुजरात का जामनगर जो शहर है वो रिएक्टर के लिए नहीं है बल्कि पेट्रोल या डीजल रिफाइनरी के लिए या पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए जाना जाता है। पेट्रोलियम रिफाइनरी के लिए वो पूरे दुनिया में फेमस है, वहाँ पे कोई रिएक्टर नहीं है। रिएक्टर है कहाँ गुजरात में, तो काकरा पार में है। कहाँ पर, काकरा पार में है। चलिए आगे बढ़ा जाए, देखा जाए क्या क्वेश्चन है। गैस के 6.023 इंटू 10⁻23 अणुओं में एसटीपी पर आयतन क्या होगा? तो ये जो दिया हुआ है बाबू ये 1 मोल है, 1 मोल है। तो गैस के 1 मोल का एसटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। तो आंसर है क्या ऐसा कोई? तो आंसर क्या है बाबू, ए नंबर है, ए नंबर है। क्लियर, 22.4 लीटर। 1 मोल गैस का आयतन एसटीपी पर कितना होता है बाबू, 22.4 लीटर होता है, 22.4 लीटर होता है। चलिए, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। आप लोग 30 सेकंड का समय भी लीजिए और बनाइए इसको। क्या आप लोग आंसर दे रहे हैं, बनाइए। तो क्या आंसर दे रहे हैं आप लोग बाबू, आंसर दीजिए। तापमान को कितना कम कर दें कि सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाएगा? तो जिसको हम लोग बोलते हैं बाबू परम शून्य तापमान। क्या बोलते हैं, परम शून्य तापमान, परम शून्य तापमान, ठीक है। परम शून्य तापमान, सुपर कोल्ड टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस। इस पर सभी गैसों का आयतन निम्नतम हो जाता है। निम्नतम होना ही शून्य है, निम्नतम होना ही शून्य है। इस अवस्था में, इस कंडीशन में, इस तापमान पर किसी भी गैस के मॉलिक्यूल्स में कोई वेलोसिटी नहीं होती है, यानी उनका काइनेटिक एनर्जी शून्य हो जाता है। तो आंसर क्या होगा बाबू हम लोगों का, -273 डिग्री सेल्सियस, जिसे सुपर कोल्ड टेम्परेचर के नाम से, परम शून्य तापमान के नाम से जानते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है बाबू, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होता है? तो ये जनरली दूध देने वाले पशुओं में कैल्शियम की कमी से मिल्क फीवर बीमारी होती है। लोहा की कमी से बाबू एनीमिया बीमारी होती है। और नाइट्रोजन का मतलब होता है बाबू नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कमी कभी किसी शरीर में होती नहीं है। और विटामिन डी की कमी से बाबू रिकेट्स होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स बीमारी होती है। क्लियर, आगे बढ़ा जाए। रक्त क्या है, रक्त क्या है बाबू, आंसर देना है। रक्त क्या है? एपिथेलियल ऊतक जो होता है बाबू त्वचा में सामान्यतः रहता है या किसी भी अंग का बाहरी आवरण में। संयोजी ऊतक का जो एग्जाम्पल है बाबू, कंकाल भी संयोजी ऊतक होता है, रक्त भी संयोजी ऊतक का उदाहरण है। पेशी ऊतक में जितनी पेशियां हैं, मसल्स हैं, ये सब के सब आते हैं। तंत्रिका ऊतक में जितना हम लोगों का तंत्रिका तंत्र है ये सब आता है। तो हम लोगों का पूछ रहा है कि ब्लड किस तरह का, तो ब्लड जो है ये कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है। ब्लड, बोन्स, ये सब के सब कनेक्टिव टिश्यू के उदाहरण होते हैं, संयोजी ऊतक के उदाहरण होते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, ये भी ढेर सारी किताबों ने गलत बना दिया है इसको, ठीक है। इसको देखेंगे हम लोग क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। प्रत्येक 60 वाट के 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं।
तथा 300 वाट का फ्रिज प्रतिदिन 5 घंटे चलता है तो 30 पैसे प्रति यूनिट की दर से पाक्षिक बिल का मतलब होता है बाबू 15 दिन, ठीक है ना, 15 दिन। पाक्षिक बिल का मतलब होता है 15 दिन। जैसे देखे होंगे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, ये है ना, एक मंथ में 2 पखवाड़ा होता है, ठीक है, उसी को दिया गया है पाक्षिक बिल, ठीक है। तो ये जो है 15 दिन का होता है, यानी इसको बिल कितने दिन का देना है, 15 दिन का। तो कैसे बनाएंगे इसको, फोकस करते हैं कैसे बनेगा। तो बोल रहा है कि 60 वाट, तो हमने बताया है कि ऐसे क्वेश्चन मिले बाबू तो वाट इंटू घंटा अब बटे में 1000 कर देंगे, वाट इंटू घंटा बटे में 1000 तो निकल जाएगा यूनिट। तो 60 वाट का 15 बल्ब, 60 वाट का 15 बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे जलता है। क्लियर, 60 वाट का 15 बल्ब, वाट हो गया, 6 घंटे जलता है तो यह भी वाट है। कितने दिन, तो 15 दिन अपॉन 1000। फिर कह रहा है कि 300 वाट का फ्रिज, 300 वाट का फ्रिज 5 घंटे चलता है, कितने दिन, तो 15 दिन अपॉन 1000। आ रही है बातें समझ में बाबू, आ रही है बातें समझ में। तो देखो शून्य से शून्य कैंसिल हो गया, 5 तिहाई 15, 5 20 100, क्लियर, कटेगा। देखो फिर यहां से 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20, ये देखो 2 से कटा तो ये 3, ये 2 कटा तो ये 3, तो तीतरी का 9, 29 27, 27 तिया 81 यूनिट यहां आया। और ये देखो 1 0 1 0 2 0 कट गया। अब देखो 5 दूना 10, 15 तिया 45 बटे में 2 तो 22.5 होगा बाबू। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 103.5, 103.5 यूनिट बिजली बिल आ गया। किसका, तो ये जो घर था उसका 103.5 यूनिट बिजली बिल आया। पैसा कौन रेट से देना है, 30 पैसा के भाव से। तो 103.5 अगुने 30/100। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, जोड़ेंगे इसको, तो ये हम लोगों का गुना भाग करके लास्ट रिजल्ट आएगा 31.5 रुपया। तो आंसर क्या होगा, लगभग 31.5 रुपया आंसर आएगा। क्लियर, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन में क्या किया, तोड़ दिया है क्वेश्चन को कि आप एक लाइन में नहीं बना सकते, 2 लाइन में इसको बनाना पड़ेगा आपको। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग का क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि क्रोमोजोम्स के पारिभाषिक शब्द के प्रथम प्रयोग करने वाले कौन व्यक्ति हैं। क्रोमोजोम शब्द का प्रयोग, ये क्रोमोजोम्स का प्रयोग यानी कि गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है। गुणसूत्र का खोज वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने किया था। ये जनरली कुछ किताबें लिखी हुई है, लेकिन गुणसूत्र का जो खोज किया था बाबू, ये हॉफमिस्टर नामक साइंटिस्ट था। हॉफमिस्टर नामक साइंटिस्ट ने गुणसूत्र का खोज किया और गुणसूत्र का नाम दिया, गुणसूत्र का नाम वाल्डेयर नामक साइंटिस्ट ने। तो क्वेश्चन क्या है कि पारिभाषिक शब्द का प्रथम उपयोग यानी क्रोमोजोम्स वर्ड का प्रयोग किसने किया, तो क्रोमोजोम्स वर्ड का प्रयोग किया वाल्डेयर ने, लेकिन क्रोमोजोम्स को खोजा किसने, तो हॉफमिस्टर नामक साइंटिस्ट ने खोजा था। तो बेस्ट आंसर क्या होगा, वाल्डेयर होगा, क्योंकि नाम पूछ रहा है। ये जो अल्टमान है बाबू, अल्टमान ने माइटोकॉन्ड्रिया को खोजा था। माइटोकॉन्ड्रिया का खोज अल्टमान नामक साइंटिस्ट ने किया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा नामक साइंटिस्ट ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया नाम सी बेंडा नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और साइगर नामक साइंटिस्ट ने 1953 ईस्वी में यह पता लगाया कि गाय के अंदर इंसुलिन पाया जाता है, गाय में इंसुलिन पाया जाता है। यह बताया था साइगर नामक साइंटिस्ट ने कि काऊ में भी इंसुलिन होता है। तो काऊ में इंसुलिन का स्ट्रक्चर का पता किसने लगाया था बाबू, तो साइगर नामक साइंटिस्ट ने लगाया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है हम लोगों का। बीरुधिर वर्ग के व्यक्ति किनको, बीरुधिर वर्ग के रोगी को किन वर्गों के दाताओं द्वारा रक्त दिया जा सकता है। बोल रहा है कि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है, इसको कौन ब्लड दे सकता है, ठीक है। तो सीधी सी बात बाबू, कोई भी ब्लड ग्रुप रहे तो वो खुद से तो लेगा, कोई भी ब्लड ग्रुप है तो अपने ब्लड ग्रुप को तो ब्लड दे सकता है ना, पॉजिटिव निगेटिव की बात नहीं है, तो ऐसा नॉर्मली बात होगा। तो कोई भी व्यक्ति सेम ब्लड ग्रुप वाले को ब्लड दे सकता है। और दूसरा जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर है, वह किसी को भी दे सकता है। तो इसलिए बेस्ट आंसर क्या होगा, बी और ओ,
बी और ओ है कहीं बाबू ऑप्शन में? बी नंबर पे है कि बी को ब्लड कौन दे सकता है, तब बी को तो एक ब्लड खुद देगा, मतलब जो बी ब्लड ग्रुप का होगा, और दूसरा ओ यूनिवर्सल डोनर है तो वह भी इसको ब्लड देगा। क्लियर? अगर यही कहता कि बी पॉजिटिव है, इसको कौन ब्लड देगा, तो बी पॉजिटिव को ब्लड देने के लिए बाबू बी पॉजिटिव भी आएगा, बी निगेटिव भी आएगा, ओ पॉजिटिव भी आएगा, ओ निगेटिव भी आएगा। लेकिन यही कहता कि बी निगेटिव है, इसको ब्लड कौन दे सकता है, तो बी निगेटिव को केवल बी निगेटिव ब्लड दे सकता है और ओ निगेटिव ब्लड दे सकता है। निगेटिव वाले को पॉजिटिव ब्लड नहीं दे सकता, अगर देगा तो ब्लड क्लॉट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। गर्भाशय में सहायक हार्मोन कौन सा होता है? फीमेल में एक अंग है जिसका नाम है प्लेसेंटा, हालांकि वह ग्रंथि भी है, प्लेसेंटा जिसे अपरा ग्रंथि कहते हैं। इससे एक हार्मोन निकलता है HCG हार्मोन, HCG हार्मोन निकलता है, और यह हार्मोन करता क्या है कि गर्भावस्था के दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के सेक्रेशन को बढ़ा देता है, और यही हार्मोन को फीमेल के यूरिन को जब HCG अल्फा किट पर टेस्ट किया जाता है तो प्रेगनेंसी का पता चलता है। इसलिए हम लोग प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को गर्भधारण में सहायक हार्मोन कहते हैं या गर्भावस्था का हार्मोन कहते हैं। किसको? प्रोजेस्टेरोन को। रिलैक्सिन हार्मोन का काम है कि जब कोई फीमेल बच्चे को जन्म देती है तो जब उसके बॉडी में लेबर पेन उत्पन्न होता है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न होता है, तो उस समय रिलैक्सिन हार्मोन का सेक्रेशन होता है, जिसके कारण रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, प्रजनन अंग में जो हड्डी पाई जाती है प्यूबिक सिम्फाइसिस नामक बोन्स, उसको ये सॉफ्ट बनाता है रिलैक्सिन हार्मोन। इसलिए इसको रिलैक्सिन हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन हम लोगों का 22 नंबर है बाबू, मिलान करने के लिए। मिलान करना है कि इसका आंसर क्या होगा, तो देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। कह रहा है कि लाइपेज का काम क्या है, तो लाइपेज का काम है बाबू वसा का पाचन करना, तो ए का आंसर क्या हो जाएगा बाबू 4। ट्रिप्सिन का काम क्या है बाबू, तो ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, यानी बी का आंसर क्या हो जाएगा बाबू 3। अमाइलेज का काम क्या है बाबू, तो अमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, तो सी का आंसर क्या हो जाएगा बाबू 1। इरेप्सिन का काम है कि जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको एमिनो अम्ल में तोड़ देना, तो डी का आंसर क्या हो जाएगा बाबू 2 हो जाएगा। तो डी का आंसर 2 केवल एक ही ऑप्शन में है और वो डी नंबर में है, वो डी नंबर में है, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर? यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए 2 चीजें हैं, एक आपको तो ट्रिप्सिन कंफ्यूज करेगा और इरेप्सिन। तो ध्यान रखना है बाबू कि इरेप्सिन जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलेगा तो ये कंप्लीट डाइजेशन करेगा, यानी बचा खुचा जो भी प्रोटीन है उसको पचा देगा। और जो ट्रिप्सिन है यह निकलता है किससे? पैंक्रियास से निकलता है, तो यह प्रोटीन को पेप्टोन्स या पॉलीपेप्टाइड में तोड़ता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्निथिन चक्र का संबंध किससे होता है? आर्निथिन का संबंध किससे होता है? आर्निथिन है क्या बाबू? आर्निथिन जो होता है बाबू, जब हमारे लीवर में अमोनिया और CO2 मिल करके यूरिया बनाते हैं, तो इस चक्र को बोलते हैं आर्निथिन चक्र, या इसी को बोलते हैं हम लोग आर्जिनिन चक्र। इसी को आर्जिनिन चक्र भी कहते हैं। इसी को हम लोग बाबू क्रेब्स हेंसीलेट चक्र भी कहते हैं। क्रेब्स हेंसीलेट चक्र भी कहते हैं। किसको? आर्निथिन को, यानी लीवर में अमोनिया का यूरिया में बदलने की प्रक्रिया को। बीटा ब्लॉकर औषधि किससे बचाने में सहायता करती है? तो जब किसी व्यक्ति को एक बार हार्ट अटैक हो जाता है तो उसको दोबारा हार्ट अटैक ना हो तो डॉक्टर उसको बीटा ब्लॉकर नामक मेडिसिन देता है जो हार्ट अटैक से उसकी रक्षा करता है। तो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन किससे सहायता करती है? हार्ट अटैक से सहायता करती है, हृदयाघात से सहायता करती है। वीडियो अच्छा लग रहा है बाबू, समझ में आ रही है चीजें, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिए। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया? उत्परिवर्तनवाद को बाबू हम लोग बोलते हैं म्यूटेशन। जैसे देखे होंगे आप लोग, लैमार्क ने कहा था कि जिस अंग का हम लोग प्रयोग करेंगे वह अंग आने वाले जनरेशन में रहेगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा या अवशेषी अंग के रूप में बचेगा। लेकिन लैमार्क ने बोला कि यह धीरे धीरे प्रक्रिया होती है।
इसी थ्योरी को यूज करके ह्यूगो डी ब्रिज नामक साइंटिस्ट ने क्या कहा कि अगर किसी जाति में अचानक परिवर्तन हो जाए, कुछ नया चीज दिखने लगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन। जैसे किसी का अंगुली 6 हो जाए, 7 हो जाए, ठीक है, किसी का ब्रेन इतना तेज हो जाए कि एक बार देखे याद हो जाए, तो ये सब क्या है? म्यूटेशन है, अचानक चेंज होना, तो ये कहलाता है उत्परिवर्तन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण कहां हुआ था? तो मानव हृदय प्रत्यारोपण का मतलब हुआ बाबू हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का, कि अगर किसी व्यक्ति का हृदय किसी भी इलाज से ठीक होने की स्थिति में न हो, तो ऐसे व्यक्ति का हृदय बदल दिया जाता है और उसके जगह पे दूसरे व्यक्ति का हृदय लगा दिया जाता है। ऐसा काम 1967 में 1967 ईस्वी में साउथ अफ्रीका के वैज्ञानिक डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड नामक साइंटिस्ट ने यह काम किया था साउथ अफ्रीका में, और हमारे भारत में यह काम हुआ 1994 में। तो भारत में पहला हृदय प्रत्यारोपण 1994 में हुआ, और पूरी दुनिया में साउथ अफ्रीका में सबसे पहले होता है कब? 1967 में। क्लियर? अब कह रहा है हम लोगों का बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? 27 नंबर क्वेश्चन। तो देखेंगे क्या कह रहा है हम लोग का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है बाबू कि कौन सुमेलित नहीं है? एपी कल्चर शहद का पालन, मधुमक्खी का पालन, सही है। सेरीकल्चर में सिल्क यानी रेशम का पालन, यह भी सही है। हॉर्टिकल्चर में फूल या बागवानी का स्टडी किया जाता है। पीसी कल्चर में बाबू मछली का, लाख की नहीं, मछली का। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हम लोगों का? सी हो जाएगा। इसमें आंसर क्या होगा बाबू? सी। सी इज द बेस्ट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया था? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? तो ये साइंटिस्ट है बाबू आर.एच. व्हिटेकर। आर.एच. व्हिटेकर ने कहा कि इस पृथ्वी पर 5 तरह के ऑर्गेनिज्म हैं। पहला ऑर्गेनिज्म इन्होंने बताया कि यह मोनेरा है। दूसरा के बारे में इन्होंने बोला कि प्रोटिस्टा है। तीसरा नंबर के बारे में बोला कि यह फंजाई है, कवक है। चौथा नंबर के बारे में इन्होंने बोला कि प्लांटी है यानी प्लांट है। और 5वां नंबर में बोला कि एनिमेलिया है। यह सीरीज ऐसे ही याद रखना है, यह ऐसे ही विकास क्रम है। क्लियर? ऐसे ही ये विकास क्रम है। लिनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पे 2 ही तरह के जीव होते हैं, एक प्लांट और एक एनिमल। ये किसने बोला था? कैरोलस लिनियस ने। कैरोलस लिनियस की एक किताब भी काफी पॉपुलर है, एग्जाम में पूछा जाता है बाबू, सिस्टेमा नेचुरे। इसी किताब में इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर 2 तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक प्लांट और दूसरा एनिमल। तो उस किताब का नाम क्या है बाबू? सिस्टेमा नेचुरे। क्लियर? चलिए, टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है? तो टमाटर के लाल रंग का कारण है बाबू लाइकोपीन। और पीला रंग के लिए जो पत्तियों में होता है पीला रंग, जैंथोफिल के कारण होता है। कैप्सेसिन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। कैप्सेसिन के कारण मिर्च का रंग लाल होता है। चलिए आगे बढ़ाएं चीजों को। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में किस तरह का अंतर है? तो एक तो हुआ बाबू प्लांट सेल और एक हुआ बाबू एनिमल सेल। एक प्लांट सेल और दूसरा एनिमल सेल। प्लांट सेल अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ये प्लांट का सेल है, सपोज किए कि ये प्लांट का सेल है, इसको सपोज किए हम लोग यह एनिमल का सेल है, तो प्लांट सेल में एक बाहर से और एक झिल्ली रहती है जिसे हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। इसके ऊपर एक और रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं सेल वॉल बोलते हैं। इसी को हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं और इसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन जो है बाबू, यह प्लांट और एनिमल दोनों में है, क्योंकि यह भी सेल मेम्ब्रेन है, यह भी सेल मेम्ब्रेन है, तो दोनों में है, प्लांट और एनिमल दोनों में। लेकिन सेल वॉल जो है कोशिका भित्ति, यह केवल और केवल जंतु में होता है। इसलिए हम लोगों का बेस्ट आंसर क्या होगा कि कोशिका भित्ति के कारण प्लांट सेल और एनिमल सेल एक दूसरे से क्या है? भिन्न है। तो बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो ये ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए ताकि इस चैनल से जुड़े और उनको भी ये फायदा पहुंचे। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया था कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए ताकि ये सारे क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा, तो आसानी होगी आपको चीजों को बार बार पढ़ने के लिए। क्लियर? तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाबू धन्यवाद।